नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे साथियों। तो साथियों, हम राजस्थान इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी पहली बार आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। तो हम बात करें आज के सेशन के हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? अब ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? ऑप्शन 1 डॉक्टर भंडारकर, ऑप्शन 2 कनिंगम, ऑप्शन 3 डॉक्टर ओझा, ऑप्शन 4 सीवी वेद। आप जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए कि किस इतिहासकार ने चौहान का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है साहब। यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय श्री श्याम। आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना। कौन सा हो जाएगा भाई साहब? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके राइट आंसर के बारे में हम बात करें तो डॉक्टर भंडारकर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर भंडारकर। यानी डॉक्टर भंडारकर है ना, ये चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना मानते हैं साहब। अब देखो, चौहान वंश है, क्या है? चौहान। अब इनकी उत्पत्ति के अलग अलग मत है। देखो, अग्निकुंड के अनुसार भी बताए, कई इतिहासकार है जिन्होंने बताया कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? चौहानों की उत्पत्ति हुई है साहब अग्निकुंड से। अब अग्निकुंड के मत के प्रतिपादक कौन कौन है? देखो, पृथ्वीराज रासो भी ये मानते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। कौन मानते हैं? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। देखिए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार आपसे पूछे कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको बताने अग्निकुंड से हुई है। फिर एक है नैणसी के अनुसार। किसके अनुसार? नैणसी के अनुसार भी चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्निकुंड से मानी गई है। सूर्यमल मिश्रण है। कौन? सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। अब ये सूर्यमल मिश्रण, इनके अनुसार है ना, चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? अग्निकुंड से बताई गई है। ये आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक है। अब चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन है? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन 2 सोमेश्वर, ऑप्शन 3 अरुणाराज, ऑप्शन 4 वासुदेव। अब चौहान राजवंश से साहब, कौन सा राजवंश है? चौहान राजवंश। अबे चौहान राजवंश से साहब, इसके संस्थापक शासक के बारे में बताना है कि चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल साहब, कौन हो जाएंगे? वासुदेव। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें ना साथियों कि शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक तो कौन थे? बिल्कुल वासुदेव थे। अब एक शिलालेख है साहब। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख। अब बिजोलिया शिलालेख है ना, इसके अनुसार देखें ना अपन, तो जो सांबर झील है, कौन सी झील? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार एक झील है भाई साहब अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कौन सी? सांबर झील। अब ये सांबर झील है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भाई साहब वासुदेव जी के द्वारा करवाया जाता है। किनके द्वारा करवाया जाता है? वासुदेव के द्वारा करवाया जाता है। अब चलती से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अजमेर का संस्थापक कौन था? अब जो अभी हमारा एक जिला है अजमेर जिला। कौन सा जिला है? अजमेर जिला। अभी अजमेर जिला है ना, ये इसके बारे में अपन बात करें। किसके बारे में? अजमेर जिले के बारे में बात करेंगे। अजमेर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 वासुदेव, ऑप्शन 2 गोक, ऑप्शन 3 अजयराज, ऑप्शन 4 अरुणाराज। यानी जो अजमेर जिला है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके बारे में आपको बताना है साहब। तो कौन थे? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो राजस्थान का हृदय कहे जाने वाला, राजस्थान का बिल्कुल बहुत ही शानदार जिला, कौन सा? अजमेर जिला है ना। जो इसके संस्थापक के बारे में आपको बताना है कि कौन है साहब। तो कौन है? बिल्कुल साहब अजय राज है। कौन है? अजय राज है साहब। संस्थापक कौन है?
संस्थापक, अजमेर के संस्थापक, अजमेर के संस्थापक कौन है? अजमेर के संस्थापक है अजयराज। कौन है? अजयराज अजमेर के संस्थापक है। और अजमेर की स्थापना कब की जाती है? स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर। कब की जाती है? जो अजमेर जिला है, अजमेर जिले की स्थापना कब की जाती है? 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर जिले की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? अजयराज के द्वारा साहब। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, अजयराज के द्वारा अजमेर को राजधानी बनाया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? अब देखो एक शानदार क्वेश्चन है। ललित विग्रहराज कौन? ललित विग्रहराज के रचयिता कौन थे? सीधा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ललित विग्रहराज के रचयिता कौन थे? तो ललित विग्रहराज के रचयिता थे कौन? सोमदेव। अब ये किस चौहान शासक के दरबार के अंदर थे? ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव के दरबार में थे, पृथ्वीराज प्रथम के दरबार में थे, ऑप्शन 3 सोमेश्वर के दरबार में थे, या भाई साहब ऑप्शन 4 अरणोराज के दरबार में थे साहब। तो अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? बिसल देव के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? बिसल देव के दरबार में थे। देखो एग्जाम के अंदर आपको बिसल देव भी देखने को मिल सकता है। बिसल देव ऑप्शन में ना हो तो विग्रहराज चतुर भी आपको एग्जाम के अंदर पेपर में देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है साहब, है ना। अब हम बात करें विग्रहराज चतुर के बारे में। किसके बारे में? बिसल देव के बारे में बात करें ना साथियों, तो इनका कार्यकाल कब से कब माना जाता है? क्या जो बिसल देव जी है ना साहब, कौन? बिसल देव जी। बिसल देव जी का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1158 से 1163 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1158 से 1163 ईस्वी तक बिसल देव जी का कार्यकाल माना जाता है साहब। अब ये विग्रहराज चतुर बिसल देव जी ये शासक कब बनते हैं? ये शासक तो बन जाते हैं 1158 ईस्वी में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विग्रहराज चतुर शासक कब बने थे, यानी विसल देव शासक कब बने थे, तो आपको बताना था कि 1158 ईस्वी के अंदर विग्रहराज चतुर्थ क्या बने थे? शासक बने थे साहब। अब हाँ, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में देख लिया ना। 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी के मध्य इनका कार्यकाल रहा है साहब, है ना। बिल्कुल। और ये विग्रहराज चतुर्थ है ना, इन्होंने संस्कृत के अंदर, किस भाषा में? संस्कृत के अंदर एक नाटक लिखा था। कौन सा नाटक लिखा था? जल्दी से बताइएगा। जो विग्रहराज चतुर्थ है इन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर एक नाटक लिखा था साहब। संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा था। संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा था। कौन सा नाटक लिखा था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली नाटक लिखा था। कौन सा? हरिकेली नाटक लिखा। हरिकेली नाटक लिखा था साहब। कौन सा नाटक लिखा था? अरे बहुत बढ़िया, हरिकेली नाटक लिखा था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विग्रहराज चतुर यानी बिसल देव जी के द्वारा संस्कृत भाषा के अंदर कौन सा नाटक लिखा गया? हरिकेली नाटक लिखा गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? अभी अभी हमने चर्चा की है इस क्वेश्चन के बारे में। यदि आपने पिछला क्वेश्चन आपको ध्यान के अंदर रहा होगा तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हो कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? क्या अजयराज चौहान थे, विग्रहराज प्रथम थे, विग्रहराज चतुर्थ थे, या पृथ्वीराज चौहान थे साहब? जल्दी से बताइएगा कौन हो जाएंगे इसके राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन हो जाएंगे? विग्रहराज चतुर्थ इसके राइट आंसर हो जाएंगे कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हरिकेली नाटक की रचना की जाती है। कौन से नाटक की रचना की जाती है? हरिकेली नाटक की रचना की जाती है। कौन सी भाषा के अंदर की जाती है? संस्कृत भाषा के अंदर हरिकेली नाटक की रचना की जाती है विग्रहराज के चतुर्थ के द्वारा। और एग्जाम में आपको बिसल देव जी भी देखने को मिल जाएगा, बिसल देव के द्वारा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशुलपुर की स्थापना की थी साहब? अब बहुत शानदार क्वेश्चन है साहब कि बिशुलपुर की स्थापना किस चौहान शासक ने 12वीं सदी के अंदर की थी साहब? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन 1 उदय सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन 2 राणा सांगा ने, ऑप्शन 3 विग्रहराज चतुर्थ ने, या ऑप्शन 4 हमीर सिंह ने। अब जल्दी से बताइएगा कि किस चौहान शासक ने कौन सी सदी में, 12वीं सदी के अंदर, कौन सी सदी की बात चल रही है साहब? 12वीं सदी की बात चल रही है। तो 12वीं सदी में बिशुलपुर की स्थापना किस चौहान शासक के द्वारा की गई थी?
बिल्कुल साहब, है ना। जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा बिशलपुर की स्थापना की जाती है साहब। बिल्कुल साहब, किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अरे यहाँ पे मैं आपको दे देता बिसल देव, तो आप सीधा बता देते कि बिसल देव के द्वारा बिशलपुर की स्थापना की गई। लेकिन देखो, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, उनका भी दिमाग अलग ही तरीके का होता है ना, अलग ही मशीन फिट करके होते हैं उनके दिमाग के अंदर। देखो यहाँ पर दिया है विग्रहराज चतुर्थ, यहाँ पे विशल देव भी दे सकता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब ऑप्शन देखो ना, तो आराम से देखना चाहिए, यानी जो उनके उपनाम है उनको भी देखना चाहिए। तो विग्रहराज चतुर्थ, अब यहाँ पे बिशल देव भी तो दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। यदि बिशल देव दे देता यहाँ पे, तो आप राइट आंसर बता देते कि बिशलपुर की स्थापना बिशल देव के द्वारा की गई, यानी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की जाती है। अब ये बिशलपुर है ना साहब, क्या बिशलपुर के बारे में हम बात करें, बिशलपुर। अबे बिशुलपुर अभी कहाँ पर है? बिशुलपुर अभी है भाई साहब वर्तमान टोंक जिले के अंदर। वर्तमान में कहाँ पे? वर्तमान में टोंक के अंदर जो बिशुलपुर बांध है साहब, बिशुलपुर बांध अभी वर्तमान समय के अंदर टोंक जिले के अंदर, टोंक के अंदर नहीं, टोंक जिले के अंदर है साहब ना, जो देवली तहसील के अंतर्गत आता है। अब बात करें कि विग्रहराज चतुर्थ यानी जो बिसल देव है, यह चौहानों का स्वर्णिम युग माना जाता है। स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। किनका काल स्वर्ण काल माना जाता है? बिल्कुल, विग्रहराज चतुर्थ का काल क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और ये विग्रहराज चतुर्थ है ना, इसके बारे में एक बात और याद रखनी है साहब। अब वो कौन सी बात याद रखोगे आप? अब विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा जाता? कवि बांधव भी कहा जाता है। क्या? कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कवि बांधव के नाम से भी विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता था साहब। और कटिबंधु भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे आपको ना, कवि कटिबंधु, सॉरी कटिबंधु, कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से किसको जाना जाता था? विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता था साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। अब ऐसा कौन सा स्मारक है? क्वेश्चन पूछा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्मारक है जिसे 1198 ईस्वी में, कब? 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने, किसने? सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था साहब। अब अजमेर शरीफ दरगाह, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद, शाहबाद की शाही जामा मस्जिद। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्या बताना है? इसका राइट आंसर बताना है साहब, है ना। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, क्या है भाई साहब? अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, इसको सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था साहब। अब ये हम बात करें किसके बारे में? बिल्कुल, अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में। अब ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, ये पहले अजमेर में संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? जो अजमेर है, अजमेर संस्कृत पाठशाला थी। किस थी? अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? पाठशाला। अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला थी साबियाना। क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण बिसल देव के द्वारा करवाया जाता है। निर्माण बिसल देव के द्वारा, बिसल देव के द्वारा निर्माण करवाया जाता है ना। अब बिसल देव के द्वारा निर्माण करवा दिया। अब ये संस्कृत पाठशाला है, इसको तुड़वा कर, क्या? संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया साहब। क्या कर दिया? संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर, यानी तोड़कर, क्या कर दिया? तोड़कर अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कर दिया साहब। क्या कर दिया? अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कर दिया। किसके द्वारा? सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में के रूप में परिवर्तित कर दिया था साहब। अब चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1191-92 में, कब? 1191-92 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? अब देखो, तराइन का युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है? तराइन का युद्ध होता है। अब तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? अब तराइन का जो युद्ध होता है वो किन किन के मध्य होता है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो तराइन का युद्ध है, तराइन का युद्ध किन किन के मध्य होता है? पृथ्वीराज प्रथम के मध्य होता है, या बिसल देव, या पृथ्वीराज द्वितीय, या पृथ्वीराज तृतीय। देखो, तराइन के युद्ध कौन कौन से लड़े जाते हैं हम बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का तराइन का
प्रथम युद्ध। अब ये तराइन का प्रथम युद्ध है भाई साहब, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। कब होता है? 1191 ईस्वी के अंदर सॉरी 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध होता है। अब ये तराइन का प्रथम युद्ध है ना, कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। अब ये किन किन के मध्य होता है? एग्जाम में सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ना। अब किन किन के मध्य होता है? मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा। एक तरफ तो था कौन? मोहम्मद मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। और एक तरफ कौन था भाई साहब, है ना? एक तरफ तो थे कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी वर्सेज। क्या? वर्सेज। अब दूसरी तरफ कौन था? अब जल्दी से, क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि दूसरी तरफ कौन था। एक तरफ तो थे कौन? शहाबुद्दीन गौरी। और दूसरी तरफ कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय थे भाई साहब। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय थे साहब। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय थे दूसरी तरफ, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर होता है। तो अपना राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। किनके मध्य होता है? पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। और एक युद्ध और होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध। अब तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी के अंदर। कब होता है? 1192 ईस्वी के अंदर होता है। और किनके मध्य होता है? मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ कौन थे? वर्सेज पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। किनके मध्य? पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। और इसके अंदर क्या होता है? जो पृथ्वीराज तृतीय है ना, ये पराजित हो जाते। क्या हो जाते? पराजित हो जाते। और प्रथम युद्ध था ना तराइन का, इसके अंदर विजय कौन रहते हैं? इसके अंदर विजय रहते हैं कौन? पृथ्वीराज तृतीय। तो विजय रहते यानी कि प्रथम युद्ध में जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी के अंदर, यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। और इसके अंदर पराजित कौन हो जाते हैं? पराजित पृथ्वीराज तृतीय हो जाते हैं। और मोहम्मद गौरी क्या हो जाती है? मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है साहब। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके तत्पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं साहब। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? अभी अभी हमने चर्चा की है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है, कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। ये कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1191 ईस्वी के अंदर। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, जिसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय विजय रहते और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1992 में उसे से हार गया? अब बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया। देखो एक ही क्वेश्चन को क्या है, दोनों युद्धों से जोड़ दिया। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी के अंदर, उसी दोनों क्वेश्चनों को क्या एक जगह मिश्रण कर दिया कि सुल्तान मोहम्मद गौरी कौन थे? सुल्तान मोहम्मद गौरी अब 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया? यानी मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में किसने पराजित करते हैं, लेकिन वर्ष 1992 में वह उससे हार जाता है। देखो पृथ्वीराज तृतीय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राम नराजादित्य, तो इसके अंदर कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज तृतीय हो जाएंगे। अब देखो हमने चर्चा की थी कि तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी और वर्सेज कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय थे, जिसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। वही तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी के अंदर। वही किन किन के मध्य होता है? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध, तराइन के युद्ध के अंदर, कौन से युद्ध में? द्वितीय युद्ध के अंदर किसकी विजय होती है? मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है। वही क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 1992 में वो उससे हार गए। तो किससे हारा था? मोहम्मद गौरी से हारा था। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? अब पृथ्वीराज चौहान है, उसके दरबारी कवि कौन था? कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई, हरिहर। तो जल्दी से बताइएगा पृथ्वीराज चौहान का दरबारी
कवि कौन था? बिल्कुल साहब, कौन था? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताइएगा। चंद्रबरदाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइट आंसर आना प्रारंभ हो गए, चंद्रबरदाई था। कौन था? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताओ, 11 का आंसर बताओ भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। बिल्कुल चंद्रबरदाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रबरदाई था ना, वह पृथ्वीराज चौहान को, इसके पृथ्वीराज चौहान का क्या था? दरबारी कवि था। क्या था? चौहान का दरबारी कवि था, दरबारी कवि। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं साहब। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सूफी संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब ये किसके शासन काल के अंदर राजस्थान आए थे? ऑप्शन 1 महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन 2 राणा सांगा, ऑप्शन 3 राणा कुंभा, ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल साहब, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल के अंदर अपने प्यारे राजस्थान आए थे साहब? तो किसके शासन काल के अंदर राजस्थान आए थे? बहुत बढ़िया, किसके शासन काल में? पृथ्वीराज चौहान के शासन काल के अंदर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने प्यारे राजस्थान के अंदर आए थे, राजपूताना के अंदर आए थे साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? अब रणथंभौर के शासक थे, कौन थे रणथंभौर के शासक? हमीर देव चौहान। कौन थे? हमीर देव चौहान थे। अब इन्होंने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी यानी जेके की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? यानी जलालुद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान, इन दोनों के मध्य प्रथम बार युद्ध कब होता है साहब? ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रथम बार युद्ध कब होता है। तो कब होता है? 1290 में होता है, 1292 में होता है, 1299 ईस्वी में होता है, ऑप्शन 4 1301 ईस्वी के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है साहब। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको बताना है साहब। कौन कब होता है? 1290 ईस्वी के अंदर होता है। कब होता है? 1290 ईस्वी के अंदर जेके और हमीर देव के मध्य युद्ध होता है। और ये जो जेके है ना, ये कौन से दुर्ग? जैन दुर्ग पर अपना कब्जा कर लेता है, जिसे रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। अब एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रणथंभौर की कुंजी कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो आपको बताना है जैन दुर्ग को कहा जाता है। और जिस समय यह आक्रमण हुआ उस समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था गुरुदास सैनी। कौन था? गुरुदास सैनी था वहां का शासक। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया हुआ था। अब प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था? क्या प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया हुआ था? क्या जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन शहाबुद्दीन खिलजी या मुबारक? तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहब। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वो कौन था? बिल्कुल कौन था साहब? प्रथम बार आक्रमण कौन करता है रणथंभौर दुर्ग के ऊपर? बिल्कुल कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। अभी हमने चर्चा की थी, किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने प्रथम बार आक्रमण किया था साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने रहा, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से परास्त होना पड़ा? अब यानी किस रणथंभौर शासक, यानी रणथंभौर के शासक के नाम बताने आपको कि दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया। अब देखो जलालुद्दीन खिलजी को परास्त कौन करता है, लेकिन अंत में 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से परास्त होना पड़ा। तो ऑप्शन है गुगा, हमीर देव चौहान, सपादलक्स, राजा जयंत। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? हमीर देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमीर देव क्या होता है? जलालुद्दीन खिलजी को परास्त कर देते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। जब हमीर देव चौहान जलालुद्दीन खिलजी को परास्त कर देते तो फिर क्या होता? लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से परास्त होना पड़ा। यानी 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी से परास्त होना पड़ा था। किसको? हमीर देव चौहान को। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे,
उल्गू खा और नुसरत खा। कौन कौन थे? उल्गू खा और नुसरत खा दो सेनापति था। जब 1300 ईस्वी में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? ऑप्शन 1 उल्गू खा मारा गया था, ऑप्शन 2 नुसरत खा मारा गया था, ऑप्शन 3 जफर खा मारा गया था, या ऑप्शन 3 आयनुल मुल्क मुल्तानी मारा गया था। तो कौन मारा जाता है साहब? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन मारा जाता है? नुसरत खां मारा जाता है। कौन मारा जाता है? नुसरत खां मारा जाता है और उल्गू खां को रणथंभौर का शासक बना दिया जाता है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, नैन्सी के ख्यात में गोयलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? अब नैन्सी के ख्यात है साहब, कौन सी ख्यात है? नैन्सी के ख्यात है। नैन्सी के ख्यात के अंदर गोयलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? जो गोयल वंश है, गोयल वंश की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 1 24 शाखाओं का, ऑप्शन 2 36 शाखाओं का, ऑप्शन 3 42 शाखाओं का, ऑप्शन 4 20 शाखाओं का। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि नैन्सी के ख्यात में गोयलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है। तो कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24 शाखाओं। कितनी? 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है नैन्सी के ख्यात के माई। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान, क्या पूछा है? निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गोयलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध है? अब जो गोयल वंश है, गोयल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध बताए। यानी निम्नांकित में से कौन सा विद्वान, यानी ऐसा कौन सा विद्वान है जो गोयलों की उत्पत्ति ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? ऑप्शन 1 G.H. ओझा, दशरथ शर्मा, J.N. शर्मा, J.N. आसोपा। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी निम्न में से कौन सा विद्वान है जो गोयलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साहब, कौन सा हो जाएगा? J.H. ओझा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? J.H. ओझा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है दशरथ शर्मा। क्या दे रखा है? दशरथ शर्मा, J.N. शर्मा, J.N. आसोपा। अब ये तीनों क्या है साथियों? जो गोयल है, क्या गोयल, इनको तो किस क्या मानते हैं? ब्राह्मणों के, ब्राह्मण से उत्पत्ति मानते हैं। किससे? ब्राह्मण से उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन J.H. ओझा दिया है, क्या दिया है? J.H. ओझा, J.H. ओझा के अनुसार गोयल कौन थे? सूर्यवंशी थे। क्या कौन थे? सूर्यवंशी। जो J.H. ओझा ये क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। किनको? गोयलों को। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल का मूल नाम था। जो बप्पा रावल था, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? क्या अल्लट, ऑप्शन 2 गुआदित्य, ऑप्शन 3 कालभोज, ऑप्शन 4 महेंद्र दित्य। अब जो बप्पा रावल था, बप्पा रावल के मूल नाम के बारे में पूछा है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। तो क्या बताओगे बप्पा रावल का मूल नाम? बहुत बढ़िया, बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। अब देखो ये बप्पा रावल आए, क्या नाम आया है? बप्पा रावल। क्या नाम आया है भाई साहब? बप्पा रावल। अब ये बप्पा रावल है ना साहब, क्या है? बप्पा रावल। अब ये बप्पा रावल उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बप्पा रावल की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? तो जो कालभोज है ना, कालभोज के गुरु थे। कौन? कालभोज के गुरु कौन थे? जल्दी से बताइएगा कि जो कालभोज है, कालभोज के गुरु कौन थे? तो कौन थे भाई साहब? हरित ऋषि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन थे? हरित ऋषि। कौन थे? हरित ऋषि। हरित ऋषि के द्वारा बप्पा रावल की उपाधि दी जाती है। किसको? कालभोज को। कौन सी उपाधि दी जाती है साहब? बप्पा रावल की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? हरित ऋषि के द्वारा। हरित ऋषि कौन थे? कालभोज के गुरु थे, जो हरित ऋषि के द्वारा बप्पा रावल की उपाधि कालभोज को प्रदान की जाती है साहब, है ना। और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अब चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है साहब। क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ बना हुआ है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। किले के अंदर बना हुआ है ना। हाँ, जिले के अंदर ही है। कौन सा? विजय स्तंभ। तो जल्दी से बताइएगा, क्या इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया, राणा प्रताप के द्वारा, अमर सिंह के द्वारा, या उदय सिंह के द्वारा? तो किनके द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है? बहुत बढ़िया, किनके द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है साहब? बहुत बढ़िया, किनके द्वारा करवाया जाता है? राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। किनके द्वारा करवाया जाता है?
बहुत बढ़िया, राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। चलो निर्माण करवा दिया हमने, किसका? विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया। अब ये विजय स्तंभ है ना साहब, क्या विजय स्तंभ से संबंधित एक दो बात करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टपक सकता है। तो विजय स्तंभ है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किनको? भगवान विष्णु को समर्पित। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। जो विजय स्तंभ है ना भाई साहब, विजय स्तंभ किसको समर्पित है? विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है साहब, है ना। और ये कितने मंजिला भवन है विजय स्तंभ? 9 मंजिला भवन है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ कितने मंजिला भवन है, तो आपको बताना है कि विजय स्तंभ 9 मंजिला भवन है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई के बारे में ध्यान रखना है कि 122 फीट इसकी ऊंचाई। कितने फीट ऊंचाई है? 122 फीट विजय स्तंभ की ऊंचाई है। और ये क्यों बनवाया जाता है? ये बनवाया जाता है मालवा विजय के उपलक्ष्य में। कब क्यों बनवाया जाता है? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। मालवा विजय के उपलक्ष्य के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। और ये विजय स्तंभ है ना, इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बिल्कुल भाई साहब, विजय स्तंभ को कहा जाता है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1437 ईस्वी में। कब होता है? 1437 ईस्वी में होता है। और किन राज्यों के मध्य होता है? जो सारंगपुर का युद्ध है, ये किन किन के मध्य होता है? देखो ये ऑप्शन 1 मेवाड़ मालवा के मध्य होता है। ऑप्शन 2 मेवाड़ मारवाड़ के मध्य होता है। ऑप्शन 3 गुजरात मारवाड़ के मध्य होता है। या ऑप्शन 4 मेवाड़ चंदेल के मध्य होता है साहब, है ना। बिल्कुल जल्दी से बताएगा, सारंगपुर का युद्ध कब होता है? ये तो होता है 1437 ईस्वी के अंदर। एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि सारंगपुर का युद्ध होता है कब? 1437 ईस्वी में। और किन किन के मध्य होता है? तो ये मेवाड़ और मालवा के मध्य होता है। किन के मध्य होता है? मेवाड़ और मालवा के मध्य सारंगपुर का युद्ध होता है। अब देखो हम बात करें सारंगपुर के युद्ध के बारे में। सारंगपुर युद्ध। अब सारंगपुर युद्ध होता है कब? सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी के अंदर होता है। कब होता है? 1437 ईस्वी के अंदर होता है। और किन किन के मध्य होता है? मेवाड़ और मालवा के मध्य होता है। किन के मध्य? मेवाड़ और मालवा के मध्य। ये बात तो आपको पता चलेगी कि मेवाड़ और मालवा के मध्य होता है। लेकिन मेवाड़ का शासक कौन था? राणा कुंभा था। कौन था? राणा कुंभा था। कौन था रे भाई साहब? मेवाड़ का शासक तो था कौन? राणा कुंभा। और यहाँ पे आए मालवा। क्या आया? मालवा। मालवा का शासक कौन था? मोहम्मद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी। अब महमूद खिलजी तो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं साहब। क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। और राणा कुंभा है ना, राणा कुंभा की क्या हो जाती है? राणा कुंभा की विजय हो जाती है। यानी युद्ध के अंदर कौन जीत जाता है? राणा कुंभा जीत जाता है। अब युद्ध के अंदर विजय हुई साहब किसकी? राणा कुंभा की। और जैसे ही विजय होती है तो इन्होंने क्या करवा दिया? विजय स्तंभ का निर्माण। क्या करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। क्यों करवाया? मालवा विजय के उपलक्ष्य के अंदर राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था साहब, है ना। और ये है ना कौन? राणा कुंभा। राणा कुंभा के बारे में आपको याद रखना है कि राणा कुंभा को हिंदू सुल्ताना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्ताना। किसे कहा जाता है? हिंदू सुल्ताना। किसे कहा जाता है भाई साहब? राणा कुंभा को हिंदू सुल्ताना कहा जाता है। हिंदू सुल्ताना। हिंदू सुल्ताना किसे कहा जाता है? हिंदू सुल्ताना राणा कुंभा को कहा जाता है। और एक शब्द और आता है यहां से, हिंदूपत। कौन सा आता है? हिंदूपत। 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 अब ये हिंदूपत है ना भाई साहब, नोट लगा के लिख लेना कि हिंदूपत किसे कहा जाता है साहब। जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई साहब, हिंदूपत किसे कहा जाता है। क्या बताना है कि हिंदूपत किसे कहा जाता है? बिल्कुल राणा सांगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सांगा को हिंदूपत
कहा जाता है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये याद रखना है कि हिंदू सुल्ताना किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है हिंदू सुल्ताना राणा कुंभा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज की सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। बहुत बढ़िया, क्या पूछा है, महाराणा सांगा को, किसके बारे में, महाराणा सांगा थे, इन्होंने क्या था, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अब कौन से युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं। ऑप्शन ए खातौली का युद्ध, ऑप्शन 2 सारंगपुर का युद्ध, ऑप्शन 3 सिवाना का युद्ध, ऑप्शन 4 खानवा का युद्ध। बिल्कुल भाई साहब, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, कौन सा हो जाएगा भाई साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, खातौली का युद्ध। अब ये खातौली का युद्ध है ना भाई साहब, कौन सा युद्ध, खातौली का युद्ध। ये होता है 1517 ईस्वी के अंदर। कब होता है, 1517 ईस्वी के अंदर खातौली का युद्ध होता है। अब ये खातौली का युद्ध है ना, ये किन किन के मध्य होता है, महाराणा सांगा वर्सेज, महाराणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। आपसे पूछ ले कि इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध होता है, तो खातौली का युद्ध होता है, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। जो इब्राहिम लोदी है यह तो क्या होता है, पराजित होता है, और इसके अंदर महाराणा सांगा की क्या होती है, महाराणा सांगा की विजय होती है। और ये खातौली का युद्ध है ना, यह कब हुआ था, ये 1517 ईस्वी के अंदर हुआ था साहब। कब हुआ था, 1517 ईस्वी के अंदर महाराणा सांगा की विजय होती है खातौली के युद्ध के अंदर। और आपकी भी बहुत जल्द विजय हो जाएगी साहब। ये एक एग्जाम का दौर है, ये एक युद्ध ही है। अब इस युद्ध के अंदर आपको युद्ध करना पड़ेगा और अपना सिलेक्शन छीनना पड़ेगा। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, सभी का धन्यवाद।